हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इस चीज को देखा था कि इंग्लिश का क्या हमारा पहचान होगा, एग्जामिनेशन में किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जो कि एग्जाम में बैंकिंग का और एसएससी के एग्जामिनेशन में। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इंग्लिश के बारे में बात, इंग्लिश है क्या और इंग्लिश में किस तरीके से पैकेजिंग करके एग्जामिनेशन में सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो जैसे देखो, इंग्लिश के अंदर में जितने भी लेटर्स हैं तो गौर से देखिए, उसके अंदर में एक लेटर आपको देखने को मिलेगा जी और एक लेटर आपको देखने को मिलेगा एल। अब देखो, जी और एल इंग्लिश के अंदर में ऑलरेडी ये दोनों लेटर एम्बेडेड हैं। अब गौर से देखिए, दोनों का मतलब क्या निकल के आता है। तो कितना खूबसूरत ये टर्म्स निकल के आता है इससे। जी की बात करें तो जी स्टैंड्स फॉर ग्रामर, यानी इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में अगर ग्रामर नहीं होगा तो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। और यही कारण है कि इंग्लिश के वर्ड में ही ये खूबसूरती दी गई है जी लेटर की। अब बात करते हैं एल। अब एल क्या है, तो देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि एल क्या है। एल का मतलब लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या तो आप लैंग्वेज बोलो या लिटरेचर बोलो। चूंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और एग्जामिनेशन में उसको लिटरेचर के रूप में भी हम लोग उससे सवाल पूछे जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं पैकेजिंग करके। तो यानी दूसरा वर्ड का मुझे भी डेफिनेशन मिल गया, एल फॉर लैंग्वेज या लिटरेचर, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकल इंग्लिश में बोल सकते हैं या फिर इन अदर वर्ड्स उसको हम लोग अप्लाइड इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जी और एल तो मुझे मिल गया। तो अब ये देखो, सिर्फ जी और एल से क्या हमारा काम चलेगा क्या? अगर हमारी ग्रामर बहुत अच्छी है और अगर हमारा लिटरेचर बहुत अच्छा है तो इससे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के निकल के आ पाएगी। पर अब देखो, दोनों को बीच में कनेक्टर के काम कौन करता है? तो इंग्लिश ग्रामर में अगर बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो कनेक्टर का काम तो कंजंक्शन करता है। पर इंग्लिश को अगर समझना है इन टोटलिटी, इन कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर उसको समझना है तो कनेक्टर का काम कौन करेगा? तो कनेक्टर का काम करने के लिए मुझे वर्ड को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वर्ड का मतलब क्या निकल के आता है? वोकैबुलरी। तो अब गौर से देखो, इसलिए मैंने वोकैबुलरी को क्या लिखा है? बीच में लिखा है। यानी इस जी और एल को अगर कनेक्ट करना तो हम किससे कनेक्ट करेंगे? तो वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। वर्ड का मतलब वोकैबुलरी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। यानी वोकैबुलरी हमारा ग्रामर और लिटरेचर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। और पुल क्या करता है? ब्रिज क्या करता है? दूरियों को घटाता है। यानी इंग्लिश से जितना भी हमें डर लगता है, इंग्लिश को हम डरते हैं कि इंग्लिश मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबसे डिफिकल्ट पेपर है ये, तो ये डिफिकल्ट पेपर नहीं है। मन में इस भ्रम को निकाल दो। ये क्लासेस खत्म होंगे और जब आप घर पे बनाओगे क्वेश्चंस को, तो जिस तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट उभर के आएगी, आपको लगेगा अरे इसी से मैं डरता था, ये इंग्लिश है, ये तो बड़ा केक वॉक है। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कि वोकैबुलरी किस तरीके से आपको ग्रामर को और लैंग्वेज पार्ट को ब्रिज करने का काम करता है, यानी जोड़ने का काम करता है। अब जैसे गौर से देखो बच्चे, अगर बात करते हैं ग्रामर, तो व्हाट इज ग्रामर? अगर ग्रामर को अगर डिफाइन करने के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कैन यू डिफाइन ग्रामर, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो, ग्रामर की जरूरत मुझे क्यों पड़ी, इंग्लिश में ग्रामर की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, अगर देश अगर बना है तो देश में संविधान है। अगर संविधान नहीं होगा तो एनार्की की सिचुएशन हो जाएगी। जब भी किसी सोसाइटी में, समाज में या देश में अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो एनार्की का स्थिति हो जाएगी। यानी सबको अपना ड्यूटी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। अगर मुझे राइट्स पता होना चाहिए तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। तो सिमिलरली ग्रामर मुझे वही चीज को सिखाता है इंग्लिश की दुनिया में, राइट? यानी ग्रामर को अगर डिफाइन करने के लिए कहें तो ग्रामर को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट ऑफ रूल्स इन इंग्लिश इज कॉल्ड ग्रामर। अब देखो, ग्रामर किन चीजों से मिलके बनता है? अगर ग्रामर अगर है तो कुछ ना कुछ चीजों से तो मिलके बनता है ना। अगर ये बिल्डिंग अगर बनी हुई है, करियर प्लानर अगर बना हुआ है, तो करियर प्लानर बना हुआ है तो एक सिस्टम के थ्रू बना हुआ है, एक प्रोसेस के थ्रू बना हुआ है। चीफ मेंटोर्स, डिफरेंट चैनल्स हैं, उनके थ्रू मिलके बना हुआ, हमारे फैकल्टीज, स्टूडेंट, यानी ये कैसा है? कंसर्टेड एफर्ट है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है और यहाँ पे हम सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले हमारा ग्रामर में क्या निकल के आया? एक फैमिली है जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच फैमिली है क्या? देखो, मैंने शॉर्ट में लिखा है पॉज फैमिली। पॉज का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको पॉइंट ऑफ सेल्स मत समझना बच्चे, राइट? तो अब जैसे देखो, पॉज फैमिली के अंदर में क्या देखना होगा? नाउन को पढ़ना होगा हमें, प्रोनाउन को पढ़ना होगा हमें, एडजेक्टिव्स को पढ़ना होगा, वर्ब को पढ़ना होगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। यानी टोटल 8 फैमिली मेंबर्स हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसमें कि इंटरजेक्शन, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? इंटरजेक्शन क्या है? जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स है। यानी इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करके क्या करते हैं? हम अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपने बोला वाओ, आपने बोला ओह, आपने बोला एलिस, ये क्या है? हमारे इंटरजेक्शन है, थ्रू विच हम अपने एक्सप्रेशन को क्या
अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो हमारे सैड फीलिंग्स हो, हमारे कैसे हिलेरियस फीलिंग्स हो, या हमारे जॉयस फीलिंग्स हो, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल है नहीं, है ना। अब बात करते हैं, तो बाकी बचा हमारा क्या, 7, यानी इस 7 को हमें डिटेल में पढ़ना होगा, जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स हमारा, यानी सबसे पावरफुल फैमिली मेंबर्स हमारा कौन है, वर्ब। वर्ब क्यों पावरफुल फैमिली है, अब जैसे देखो घर की बात करते तो घर में पापा का रॉब चलता है क्योंकि वो अर्निंग मेंबर है, ठीक है। तो अगर पैट्रियार्कल फैमिली की बात करें, ऐसा तो आजकल मैट्रियार्कल फैमिली में मम्मी का भी रोल चलता है क्योंकि मम्मी भी आजकल कमाती हैं, राइट। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो वर्ब चूंकि क्या करता है, पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये कोई भी एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन इसके थ्रू होता है। अब एक्शन अगर होता है तो उसे परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई मुझे चाहिए, तो परफॉर्म कौन करेगा, तो डूअर करेगा। तो डूअर हमारा कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और यही कारण है कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो ये सारे हमारे क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के फैमिली मेंबर्स है, जिससे कि एग्जाम में सवाल आपके पूछे जाते हैं। इसको देखेंगे। अब हम लोग टेंस को देखेंगे, सिंटेक्स को देखेंगे। सिंटेक्स के अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा निकल के आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इससे काफी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम लोग देखेंगे। वॉइस और नरेशन, बैंकिंग में जनरली वॉइस और नरेशन से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, या सवाल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन ये एसएससी की बात अगर करें तो सीजीएल में वॉइस और नरेशन एक ऐसा टॉपिक निकल के आता है कि जो कि तकरीबन आपका 47 से 48 क्वेश्चन या तकरीबन 50 क्वेश्चन के आसपास इस एरिया से पूछे जाते हैं। तो 200 नंबर में आप समझ लो कि 1/3 के आसपास का रोल आपका प्ले करता है वॉइस एंड नरेशन। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे, है ना, कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। जनरली हम लोग जब टेंस का क्लास करेंगे तो उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस को भी देख लेंगे, पर इससे भी काफी हमारा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कॉमन एरर के रूप में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे। अब बात इन्वर्सन को हम लोग देखेंगे। इन्वर्सन एक इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे हमारा वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आता है, तो उस दुनिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सन की दुनिया कहते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्वर्सन किस किस कंडीशन में निकल के आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा, इंग्लिश की दुनिया में तकरीबन 14 से 15 ऐसे कंडीशंस होते हैं जो इन्वर्सन को बनाते हैं। उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, राइट। उसी तरीके से अब बात करते हैं वोकैबुलरी की। तो वोकैबुलरी क्या है बच्चे, वर्ड्स है। और वोकैबुलरी मुझे क्यों चाहिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि हमारे ग्रामर को सिर्फ ग्रामर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ग्रामर मुझे क्या सिखाता है, स्ट्रक्चर को फ्रेम करना सिखाता है। लेकिन जब तक मुझे वर्ड्स के ऊपर कमांड नहीं होगा, वोकैबुलरी मेरी अच्छी नहीं होगी, तब तक कभी हम एक अच्छा स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। ना तो अच्छा डिस्क्रिप्टिव लिख पाएंगे, ना तो क्वालिटी इंग्लिश बोल पाएंगे, और ना ही सामने वाला अगर क्वालिटी इंग्लिश बोल रहा है तो उसको हम समझ पाएंगे। यानी वोकैबुलरी इज गोइंग टू प्ले द बिगेस्ट रोल इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी एग्जामिनेशन, राइट। इसको ऐसे समझना है कि ग्रामर अगर हमारा क्या है, ग्रामर अगर मान लो कि एक हार है, तो वोकैबुलरी हमारा क्या है, फ्लावर्स और पर्ल्स है। यानी फ्लावर्स को और पर्ल्स को जब हम उस धागे में पिरोते हैं तो हमारा ग्रामर एक धागा है और वोकैबुलरी हमारा पर्ल्स और फ्लावर है, उसको ऐसे समझना। तो इसके अंदर में हम लोग क्या देखेंगे, बात करते बेसिकली वर्ड्स के बारे में ही बात करते, तो उसी के अंदर में सिनोनिम निकल के आ जाता है। सिनोनिम का मतलब क्या, सिमिलर वर्ड्स, यानी उसका सिमिलर वर्ड मुझे एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। एंटोनिम के बारे में बात करते हैं, होमोनिम्स के, इससे सवाल एग्जाम में कभी कभी आपके होते हैं। होमोफोन्स होते हैं, पैरोनिम्स होते हैं, एपोनिम्स होते हैं। ओडब्ल्यूएस, ओडब्ल्यूएस का मतलब क्या, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन। कोई एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसको कौन एक वर्ड ऐसा बताएं जो कि इसको क्वालिफाई करता है। जैसे देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। मान लो एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है, तो इसके लिए एक वर्ड अगर आपको ढूंढना हो तो आप क्या बोलोगे, अनार्की। तो अनार्की हमारा क्या हो गया, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी और इन अ कंट्री के लिए अगर हम अनार्की अगर बोले तो अनार्की हमारा क्या हो गया, उसके लिए वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन हो गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब या मुहावरा या मैक्सिम, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रूप में पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ, कुत्ता और बिल्ली तो हुआ नहीं, मूसलाधार बारिश। तो ये हमारे क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और ये एरिया एसएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो सीपीओ का एग्जामिनेशन की बात करें, आप स्टेनोग्राफर की बात करें, आप सीएनजी के बारे में बात करें या सीजीएल की बात करें, ये एरिया ओडब्ल्यूएस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, मिसेस फिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। अगर बात करें एसएससी मेंस की बात करें, सीजीएल की, तो यहाँ पे ओडब्ल्यूएस से तकरीबन 12 सवाल आपके 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 10 आपके पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब से कुछ सवाल आपके होते हैं। मिसेस फिट से तकरीबन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके या 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वोकैबुलरी को हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी अप्लाइड इंग्लिश या प्रैक्टिकल इंग्लिश, जिस नाम से भी आप इसे जान
लें। अब देखो इसके अंदर में कौन कौन सा एरिया से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, कॉमन एरर्स। अब देखो कॉमन एरर्स हमारा क्या बनता है, ये कोई अलग दुनिया नहीं है। ग्रामर में जो रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं, जनरली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 100 रूल्स ऑफ ग्रामर, 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, इस तरीके से वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप नहीं होकर आ पाती है। अगर इस तरह से अगर हम बिट्स एंड पीसेस में पढ़ेंगे तो कभी भी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रट्टा मार के रूल को रटने से काम नहीं चलेगा। रूल ये बने कहां से, कॉमन एरर में कौन सा रूल कहां पे अप्लाई हो जाएगा, इसमें नाउन से रिलेटेड रूल्स है, एरर है, या प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स हैं, एडजेक्टिव से है, वर्ब से है, वर्ब में फाइनाइट वर्ब से है, नॉन फाइनाइट वर्ब से, इन्फिनिटिव से है, पार्टिसिपल से है, जेरेंट से है। जब तक वो टेंस में कहां से एरर है, जब तक पूरा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा कॉमन एरर वाला एरिया नहीं बनेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो सेंटेंस को आपको एरर होगा उसके अंदर में और उसको आपको इंप्रूव करना होगा। तो अगर गौर से देखें तो सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, पर दोनों चीजें तो एक ही है, चाहे वो कॉमन एरर बोले या डिटेक्टिंग द एरर बोले या स्पॉटिंग द एरर बोले या सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोले, एक ही चीज निकल के आता। पर इससे काफी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ग्रामर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। इस तरीके से ग्रामर अगर आप पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे आप ग्रामर को, तो ये कॉमन एरर या स्पॉट, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इससे भी एग्जाम में सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब तो सिंगल फिलर्स पूछे नहीं जाते, या तो डबल फिलर पूछे जाते हैं, या फिर मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल ब्लैंक्स कॉमन ऑप्शन, उससे सवाल पूछे जाते हैं, हाइब्रिड फिलर पूछे जाते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक से बैंकिंग और एसएससी दोनों में आपके सवाल होते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो बैंकिंग में इसे सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं, और एसएससी में इसी को हम लोग पैराजंबल के नाम से जानते हैं। चाहे पैराजंबल बोलो या सेंटेंस अरेंजमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही निकल के आता। प्रोबेबल स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, दो स्टेटमेंट आपको दे दिए जाएंगे और नीचे उससे रिलेटेड 3 ऑप्शन आपके दे दिए जाएंगे, और पूछेगा कि किसके थ्रू हम सेंटेंस को आप स्टार्ट कर सकते हैं या किससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोबेबल एंड स्टार्टर्स एक टॉपिक होता है जिससे कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वर्ड्स अरेंजमेंट, इससे भी एग्जाम में सवाल आपके पूछे जाते हैं। ऑड सेंटेंस आउट, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट, अब देखो इसके अंदर में प्रोबेबल स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स और आपका ऑड सेंटेंसेस आउट और आपका मैच द बॉक्सेस या पैराग्राफ ब्लैंक, ये एरिया ऐसा है, खास करके ये 3 एरिया प्रोबेबल स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स, मैच द बॉक्सेस एंड ऑड सेंटेंसेस आउट, जिसमें अभी तक आपका एसएससी में इसे अभी तक का जो एसएससी का पैटर्न है उसमें इसे सवाल नहीं पूछे गए। एक्सक्लूसिवली ये बैंकिंग में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पर मैं हमेशा बच्चों को क्लासरूम में भी यही बात बोलता हूँ और यहाँ वर्चुअल क्लासरूम में भी मैं आपको यही बात बोल रहा हूँ, इंग्लिश को कभी भी एसएससी और बैंकिंग में क्लासीफाई करके नहीं सीखना। अगर इस तरीके से सीखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी और इंग्लिश में हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। यानी इंग्लिश की एक अपनी धारा है, उसी धारा में आप उसको समझना होगा और पढ़ना होगा। ठीक है, तो सवाल जहां पे भी पूछ ले, किसी तरह का बॉल हो, हम अच्छे बैट्समैन है तो रन स्कोर करेंगे, तो उसी तरीके से सवाल किसी तरीके का होगा। इंग्लिश हमने ठीक से पढ़ी है तो चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का होगा, हम अच्छा स्कोर करेंगे। राइट, अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली होता क्या है, जस्ट आपका एक पैराग्राफ होगा, बीच के कुछ उसके लाइंस, कुछ उसके अंदर में ब्लैंक दे दिए जाएंगे और उससे नीचे आपका बैंकिंग में आपके 5 ऑप्शन और एसएससी में आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उससे आप उसको ब्लैंक को भरना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन के थ्रू, जिससे एक मीनिंगफुल आपका पैसेज बन जाए, मीनिंगफुल पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। राइट, उसी तरह से बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या कॉम्प्रिहेंशन आप उसको बोलो या पैसेज बोल लो, ये आपके बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं और एसएससी में भी पूछे जाते हैं। एसएससी की बात करें तो एसएससी में क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा एरिया है कि जिससे तकरीबन आपका 55 सवाल पूछे जाते हैं। आरसी में आपके सीजीएल में 30 क्वेश्चन आपके होंगे आरसी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से वो आपके 6x5 के पैटर्न पे हो, यानी 6 पैसेज आपके होंगे और प्रत्येक पैसेज में आपके 5 सवाल होंगे, या तो फिर आपके 5 के 4 हो और 10 के आपके 1 हो। तो इस तरह से आपके 30 सवाल आपके इससे फिक्स हैं, आपसे पूछे जाते हैं सीजीएल में। उसी तरह से बैंकिंग की बात करें, पीटी की बात करें तो मान के चलो पीटी में आपके 1 से 2 आपके हो सकते हैं, मेंस में तो आपके 2 होंगे ही होंगे। राइट, उसी तरीके से क्लोज टेस्ट के बारे में बात करें तो एसएससी सीजीएल में क्लोज टेस्ट से आपके तकरीबन 25 सवाल आपके पूछे जाते हैं, आपके कभी 20 भी पूछ लिए जाते हैं, यानी 20 से 25 सवाल आपके इससे निकल के इस एरिया से आएंगे। यानी अगर हम लोग क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर ठीक से कर लें तो चाहे बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो या एसएससी का एग्जामिनेशन हो, हम बल्क में स्कोरिंग कर सकते हैं। मैच द बॉक्सेस, जैसा मैंने आपको बोला, इससे अभी तक बैंकिंग में ही सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी में आज तक इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए। अब गौर से देखो, मैच द बॉक्सेस होता क्या है, 2 आपके कॉलम दे दिए जाएंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 में आपके ABC करके 3 स्टेटमेंट
स्टेटमेंट आपके दे दिए जाएंगे, कॉलम 2 में आपके EDEF करके 3 स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको एक्सटेंशन ढूंढना है कि ए को कौन कनेक्ट करता है, बी को कौन कनेक्ट कर सकता है, उसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है। तो गौर से थोड़ा सा देखो इसको, ये बेसिकली अगर इसको गौर से देखो तो ये क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट ही तो है, बल्कि कहो सेंटेंस अरेंजमेंट से और भी ज्यादा आसान है। क्योंकि अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में तुम्हारा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 ऑलरेडी आपका दिया रहेगा, नहीं पहला स्टेटमेंट और अंतिम स्टेटमेंट तो आपका दिया रहेगा, बीच का 4 स्टेटमेंट ही आपको पिक करना होगा PQRS के फॉर्म में। या बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपके 6, 7, या मेंस की बात करें तो उसमें 8 स्टेटमेंट भी आपके होंगे और सबको आपको अरेंज करना होगा, नहीं पहला भी आपको ढूंढना है, दूसरा भी आपको ढूंढना है, सो ऑन, तीसरा, चौथा, लास्ट में स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। तो गौर से देखो, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा है नहीं है कि बहुत मुश्किल है। आगे हम लोग बात करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट के क्लासेस में, इसके कुछ सर्टेन थिंग्स है, ग्रामर के ऊपर अच्छी पकड़ आपकी होगी तो सेंटेंस अरेंजमेंट बनाना आपके लिए भी काफी आसान हो जाएगा। तो मैच द बॉक्सेस क्या है, उसी का एक छोटा सा रूप है। ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में जनरली सेंटेंस अरेंजमेंट और मैच द बॉक्सेस एक साथ नहीं पूछते। अगर सेंटेंस अरेंजमेंट अगर रहेगा तो मैच द बॉक्सेस नहीं पूछेंगे, मैच द बॉक्सेस अगर होगा तो सेंटेंस अरेंजमेंट आपके नहीं पूछे जाएंगे। मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूं, और एसएससी में तो मैच द बॉक्सेस से सवाल नहीं पूछे जाते। अब बात करते हैं पैराग्राफ ब्लैंक, पैराग्राफ कंप्लीशन या पैराग्राफ इंटरफेस की बात करते हैं, तो इससे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, पर जनरली इससे सवाल आपके बैंकिंग में पूछे जाते हैं, एसएससी में इससे ज्यादा सवाल आपके नहीं पूछे जाते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा आपका एक पैकेजिंग मैंने आपके सामने रख दिया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा, और सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एरिया है, यानी दुश्मन के तर्कस में कौन कौन से तीर हैं, अर्जुन के तर्कस में कौन कौन से तीर हैं, ये पता होना चाहिए युद्ध भूमि में जाने के पहले। तो सिमिलरली एग्जामिनेशन में जाने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सारे एरिया है जिससे एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, और हर एरिया को हम अपने कसौटी पे कसेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी निकल के हो पाएगी और हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।